हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के लास्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कवर अप कर देंगे। अब ये चैप्टर करीब 4 पेज का जो है बचा हुआ है, तो हम इस पार्ट में इसे पूरा कवर कर देंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के साथ। तो पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस को। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long। मतलब भाई ये कह रहा है कि ये आइडिया कि जो डिसऑर्डर्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो इनहेरिट हो रही हैं ह्यूमन सोसाइटी में। ये आइडिया अब बहुत पहले से ही माना जा रहा है। ठीक है, बहुत पहले से ये बात मानी जा रही है कि जो डिजीज़ हैं वो ज़्यादातर जो है इनहेरिटेड होती हैं, मतलब पेरेंट्स टू उनके चिल्ड्रन में वो डिजीज़ चलती हैं। ठीक है, This was based on the heritable of certain characteristic feature in family। ठीक है, तो ये कुछ certain heritable characteristic की वजह से ये होता है। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern trait in human beings began। तो भाई दोबारा से जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया गया, दोबारा से मेंडल का वर्क जो है उसकी जांच पड़ताल करी गई, तब इन चीज़ों के बारे में पता लगाया गया। सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेज दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। पर भाई अब जैसे मेंडल ने पी प्लांट में क्रॉस कराए थे और भी किसी अदर ऑर्गेनिज्म में जो है एक्सपेरिमेंट हुए, ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसे क्रॉस जो है हम ह्यूमन बींग्स में करा के स्टडी नहीं कर सकते। अगर हमें किसी डिजीज़ के बारे में पता लगाना है, ये चीज़ पता लगानी है कि वो इनहेरिट हो रही है नहीं हो रही, कैसे कैसे इनहेरिट हो रही है, तो मेंडल तो क्या कर रहा था, सिंपल पी प्लांट में कैसे क्रॉस कराया था, पर हम ऐसा ह्यूमन बींग्स के केस में ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव। तो भाई अब हम कैसे इस चीज़ के बारे में पता लगाएं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, फैमिली स्टडी को फैमिली जो हिस्ट्री है, मतलब पूरे परिवार का इतिहास, पहले पूर्वजों के बारे में और पूरा जो है स्टडी करते हैं। उस चीज़ से हम जो है एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न के थ्रू हमें पता लगता है। इसी पैटर्न को कहते हैं पेडिग्री। ठीक है, उसी के एनालिसिस करके पता चलता है कि कोई डिजीज़ है वो कैसे इनहेरिट हो रही है नहीं हो रही, और कैसे जो है वो आगे चल रही है जनरेशन टू जनरेशन में। Such an analysis of traits in a several of generation of a family is called pedigree analysis, और इसी एनालिसिस को pedigree analysis कहते हैं। In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation। तो हम यहाँ जो है एक फैमिली ट्री के फॉर्म में जो है अलग अलग जनरेशन को इसमें जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें अलग अलग जनरेशन होती हैं, एक ट्री के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस फिर रिप्रेजेंटेशन को देख के ऑब्जर्व करके ये चीज़ पता लगाई जाती है डिजीज़ वगैरह के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, इस पेडिग्री चार्ट को एनालिसिस करके। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी और डिजीज़। तो भाई ह्यूमन जेनेटिक्स में हम देखें तो जो पेडिग्री है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, जिसकी वजह से हमें कुछ एबनॉर्मेलिटी, डिजीज़ या किसी स्पेसिफिक ट्रेट के बारे में जो है हम नॉलेज कर पाते हैं किसी फैमिली जनरेशन में। ठीक है, तो ये पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन जेनेटिक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। ये सारी चीज़ें किसी स्पेसिफिक ट्रेट के बारे में, एबनॉर्मेलिटी या डिजीज़ के बारे में पता करने के लिए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस। तो भाई ऐसा तो है नहीं, अब हम जो है आप यहाँ चित्र बनाएंगे कि भाई ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, और ये इनकी छोटी वाली बिटिया, ये बड़ी वाली बिटिया, ऐसा नहीं। हम कुछ जो है स्पेसिफिक सिंबल यहाँ देते हैं हर एक के लिए, जिससे ये ट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकें। उन्हीं में से कुछ सिंबल यहाँ फिगर 4.13 में शो किए हुए हैं, तो उन्हें देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो हम स्क्वायर में डिनोट करेंगे, तो स्क्वायर डिनोट करेंगे हम ऐसे। ठीक है, स्क्वायर में डिनोट करेंगे हम मेल को। ठीक है भाई, स्क्वायर में डिनोट करेंगे मेल को, सर्कल बना के डिनोट करेंगे फीमेल को,
और ऐसे स्क्वायर जो है थोड़ा टिल्ट करके डिनोट करेंगे। सेक्स अनस्पेसिफाइड को मतलब जिसका सेक्स में जो है पता नहीं है मेल है या फीमेल है, ठीक है। और अगर हम इनको जो है कलर कर देंगे स्क्वायर को और सर्कल को इसमें, तो मतलब जो स्क्वायर में मतलब स्क्वायर में कलर हो रखा है तो मतलब जो है मेल अफेक्टेड है, ठीक है। मेल अफेक्टेड है किसी डिजीज़ से, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डिजीज़ की बात हो रही है तो यहाँ मेल में किसी डिजीज़ से अफेक्टेड है। सर्कल में कलर कर रखा है तो मतलब फीमेल अफेक्टेड है, और इसमें सेक्स अनस्पेसिफाइड है वो अफेक्टेड है। और इनमें अगर इसे ऐसे जोड़ेंगे सर्कल को और स्क्वायर को जोड़ेंगे ऐसे लाइन के थ्रू, तो ये मेटिंग को शो कराएगा कि उनमें जो है मेटिंग हो रही है, ठीक है। और अगर यहाँ दो लाइन के द्वारा इन्हें मेटिंग हुई है तो इसका मतलब है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में जो है मेटिंग हो रही है। कंसंगुइनियस मेटिंग भी कहते हैं इसे, जैसे याद रखना है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को कंसंगुइनियस मेटिंग भी कहते हैं। जब मेटिंग हुई उसके बाद ये नीचे चिल्ड्रन जो है फॉर्म होते हैं, मतलब चिल्ड्रन फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद चिल्ड्रन आए मेटिंग के बाद, तो ठीक है वहाँ दिखाया का ऊपर पेरेंट्स अबव हैं और चिल्ड्रन नीचे हैं। ये चिल्ड्रन दिखाए हुए हैं, ये एक बेटिया हुई और एक बेटा हुआ। इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ के ऑर्डर में है लेफ़्ट टू राइट में, ठीक है भाई। मतलब पहले बेटी आई फिर बेटा आया, तो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद यहाँ फिर से मीटिंग हो रखी है, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़। तो जो मेल चाइल्ड है वो मतलब डिजीज़ से अफेक्टेड है क्योंकि इसमें कलर हो रखा है तो इसमें डिजीज़ है, ठीक है। और ऐसे शो किया हुआ एक, तो इसका मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आए हैं, ठीक है। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, मतलब ऐसे ऐसे दिखाया हुआ है, मतलब हमें ये नहीं पता यहाँ पर कि मेल है या फीमेल, मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है, अभी हमें पता नहीं। तो इतना पता है 5 बच्चे हैं जो है अनअफेक्टेड हैं, ठीक है, जिनमें कोई डिजीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present। तो भाई हम जानते हैं हर ट्रेट फीचर कैरेक्टर जो है कौन कंट्रोल कर रहे थे, जीन, ठीक है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और जीन क्या होता है, डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए को यही जीन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डीएनए बता रखा है, डीएनए क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है डीएनए से फॉर्म होता है और डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं। डीएनए इज़ द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और डीएनए ही जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है। इट इज़ हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है बिना चेंज हुए और बिना कोई या अल्ट्रेशन या म्यूटेशन हुए, ठीक है। ये एक से दूसरी जनरेशन में जो है ट्रांसमिट होता है डीएनए। हाउएवर चेंजेस और अल्ट्रेशन डू टेक प्लेस ओकेशनली, ठीक है। जबकि चेंजेस और अल्ट्रेशन जो है म्यूटेशन वो भी होती हैं ओकेशनली, वो भी होती रहती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूशन और वेरिएशन आते हैं। सच एन ऑल्ट्रेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज़ रेफर्ड टू एज म्यूटेशन। और इन्हीं ऑल्ट्रेशन और चेंज को हम जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन कहते हैं, जैसा कि हमने जो है पार्ट 6 में आपने देखा है। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और ऑल्टर्ड जीन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो डिसऑर्डर आते हैं ह्यूमन बींग्स में जो कि इनहेरिट हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। इनहेरिट क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी डीएनए होता है इनहेरिट। मतलब डीएनए में ही कुछ ऑल्ट्रेशन या चेंजमेंट आई होगी, मतलब कुछ म्यूटेशन हुई होगी जिसकी वजह से डिजीज़ आई, ठीक है। तो वो डिजीज़ क्योंकि डीएनए में है और डीएनए इनहेरिट होता है तो वो डिजीज़ भी इनहेरिट होगी, तो वही चीज़ बता रही है। अब यहाँ हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर से, ठीक। तो भाई अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की। तो भाई बैकग्राउंड में ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, आ रही है। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ कि बंद हो जाए, पर काम चल रहा है भाई, खेतों में खुदाई चल रही है, ठीक है भाई। तो
ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो जीन्स के थ्रू या जो डीएनए के थ्रू जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जो इनहेरिट हो रहे हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ हम पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना याद रखो, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया हुआ है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, ठीक है, वो मेनली डिटरमाइन किए जाते हैं और वो कैसे होते हैं, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो आते हैं ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन, मतलब जो है म्यूटेशन हुई है, कुछ चेंजमेंट हुआ हो किसमें, सिंगल जीन में। ठीक है, सिंगल जीन में म्यूटेशन के कारण जो डिसऑर्डर आए, जो बीमारियां सिंगल जीन में, डीएनए का जो सेगमेंट होता है जीन, उस सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से जो डिजीज़ आए, जो डिसऑर्डर आए, वो सब मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंडर आते हैं। ठीक है भाई, तो वो डिसऑर्डर जो सिंगल जीन के म्यूटेशन की वजह से आए, वो सब मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं। These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied on the principle of inheritance। ठीक है भाई, तो जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो मेंडल के लॉज थे, उनमें जैसा हमने ट्रेट का जो है ट्रेट का जो ऑफस्प्रिंग में जिस प्रकार से ट्रेट जाते हैं, ठीक है, और ट्रेट किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं, जीन की वजह से। ठीक है, और यहाँ जीन में ही जो है म्यूटेशन आई है, उसकी वजह से डिसऑर्डर आ रहा है। तो उसी तरह से जो है जो डिसऑर्डर हैं वो भी ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। जैसे हमने अब मेंडल के लॉ में जो है ट्रेट जो है स्टडी कर रहे थे, वो कैसे कैसे इनहेरिट हो रहे थे, उसी तरीके से ये डिसऑर्डर भी इनहेरिट होते हैं सेम लाइन में। वही चीज़ यहाँ बताई हुई है, इसलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है भाई, तो ऐसे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, इनका पैटर्न हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू जो है पता कर सकते हैं कि इनका क्या पैटर्न है। पेडिग्री एनालिसिस यानी फैमिली चार्ट बना के हम इनका जो है डिसऑर्डर का जो है पैटर्न समझ सकते हैं कि किससे आ रहा है, किस में जा रहा है और हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें हम जो है पेडिग्री एनालिसिस से यहाँ जो है पता लगा सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में। मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक तो यहाँ जो है कुछ कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस कल जैसे हमने देखी थी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है डीएनए में ही जीन में ही चेंज म्यूटेशन की वजह से आ रहा है बीमारी। तो यहाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर बताए हुए हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया एक्सेट्रा। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो जैसा हमने जो लॉ ऑफ मेंडल के जो लॉ देखे थे, उनमें जो डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट था ट्रेट्स में, और उनकी जो जीन की वजह से आ रहा था, वो इन डिसऑर्डर में भी जो है चलता है, डोमिनेंट रिसेसिव, जैसे वहाँ मेंडल के जो पहले लॉ थे उनमें देख रहे थे। इसी वजह से ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि वैसे वैसे रूल्स यहाँ फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव। हम पेडिग्री एनालिसिस से ये चीज़ अच्छे से पता लगा सकते हैं कि ये ट्रेट जो है डोमिनेंट है या रिसेसिव। जैसे हम वहाँ पता लगा ले रहे थे फर्स्ट जनरेशन को देख कर कि इनमें से कौन सा ट्रेट जो है डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ऐसे ही यहाँ पेडिग्री एनालिसिस को देखकर ये चीज़ पता चल जाती है। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू दी सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, जो ट्रेट है वो सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक्ड रह सकता है, मतलब
ट्रेट भाई जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वो ट्रेट जो है ऐसा जीन हो सकता है जो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ठीक है। उसका एग्जांपल दे रखा है हीमोफीलिया, मतलब जो इसका जो ट्रेट वाला जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है, मतलब वो सेक्स क्रोमोसोम पे वो जीन होता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में डीएनए है उसमें वो जीन है, ठीक है। तो वही चीज़ बता रखी है कि ये जो ट्रेट है ये लिंक्ड हो सकता है सेक्स क्रोमोसोम से। उसका एग्जांपल है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में ऐसा होता है कि जो जीन है इस डिसऑर्डर का वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। इट इज़ एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ सेक्स क्रोमोसोम बता रखा है कि वो एक्स क्रोमोसोम से जो है लिंक्ड रहता है। और कैसा है ट्रेट, कैसा है रिसेसिव। तो ये बात अच्छे से याद रखनी है कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो मेंडेलियन जैसे ट्रेट होते थे उसमें लॉज होते थे, उसमें जो रिसेसिव ट्रेट है वो जो है दब जाता था डोमिनेंट ट्रेट की वजह से। तो इसमें जो इस ट्रेट का जो जीन है, पहली बात वो सेक्स क्रोमोसोम पर है। सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम है। और जो जीन है वो कैसा है, वो रिसेसिव नेचर का है, ठीक है। वो रिसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट नहीं, वो रिसेसिव ट्रेट है। तो इसलिए इसे पूरा कहेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, मतलब एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है और कैसा ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, और ये अपना ट्रांसमिशन दिखाता है कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में, अपना ये ट्रांसमिशन दिखाता है। तो भाई मैं आपको समझाऊं, तुम मुझे बताओ जो फीमेल होती है उसके पास सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। तो उसके पास सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसके पास पेयर में एक्स क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर, किसमें, फीमेल में, ठीक है भाई। और कैरियर है, ठीक है, मतलब उसके जो जीन की इन्फॉर्मेशन है, उसके जो डीएनए है उसमें इस बीमारी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें ये है, यहाँ जो इस जीन में है, ये मैं येलो कलर डॉट बना के बताया है, ये मतलब इस वाले एक्स क्रोमोसोम पर यहाँ ये जो जीन जो है म्यूटेट हो रखा है, मतलब यहाँ जो है एक्स से लिंक्ड है और ये डिजीज़ है, वो जीन है जो डिजीज़ करेगा, ठीक है। बट वैसा ही यहाँ पर एक और एक्स क्रोमोसोम है जो कि नॉर्मल है, ठीक है। तो दूसरा नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब मैंने बताया ये जो ट्रेट है ये है रिसेसिव, तो ये है रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। बट ये नॉर्मल है तो ये कर जाएगा इस पर डोमिनेंट, ठीक है। तो जो फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल होगी, ये जो है इसके पास ये जो है डिजीज्ड नहीं होगी, ठीक है। तो ये नॉन अफेक्टेड फीमेल जो है होगी, नॉन अफेक्टेड फीमेल ये होगी, मतलब ये नॉन डिजीज होगी, ये जो है बीमार नहीं होगी। बट इसकी जो डीएनए है उसमें बीमारी की इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेट है रिसेसिव, ठीक है। इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम बीमार है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम बीमारी को लेकर चल रहा है, बट जो दूसरा है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो जो बीमार वाला मैंने ट्रेट बताया ये रिसेसिव है, मतलब ये दब जाता है, ठीक है। तो दूसरा वाला नॉर्मल डोमिनेंट कर जाएगा और जो है फीमेल जो है फीमेल में डिजीज़ नहीं होगी। बट जब ये जो है अपने गैमेट बनाएगी तो ये 2 तरीके के गैमेट जो है फॉर्म करेगी, ठीक है, 2 तरह के गैमेट जो है फॉर्म करेगी। एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होगा जिसके पास बीमारी होगी और एक गैमेट में नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा, मतलब 50% गैमेट में जो है 50% गैमेट होंगे वो नॉर्मल होंगे, 50% गैमेट जो है जिनमें जो डिजीज्ड होंगे, 50% गैमेट डिजीज्ड है और 50% गैमेट नॉर्मल है, ठीक है। अब मेल जब ही बनेगा जब एक्स और वाई आए, ठीक है भाई। अब देखो एक्स आया, ठीक है, अगर एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होने आया तो अगर एक्स क्रोमोसोम इससे फर्टिलाइज कर गया, अगर एक्स क्रोमोसोम इससे फर्टिलाइज कर गया तो एक्स एक्स बन जाएगा, इससे फर्टिलाइज कर गया तो एक्स
और एक्स बीमारी वाला बन जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों ही केस में जो फीमेल होगी वो डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, फीमेल कब डिजीज़ होगी, फीमेल जो है उस फीमेल कब बीमार होगी, फीमेल बस जब बीमार होगी, जैसे हमने देखा था जब ड्वार्फ प्लांट बनना होता था तो ड्वार्फ प्लांट जब ही बनता था जब स्मॉल टी होते थे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यहाँ मेंडल वाले जो लॉज हैं वो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स और एक्स डिजीज़ है तो फीमेल यहाँ कैरियर है, यहाँ फीमेल बिल्कुल ही नॉर्मल है। ठीक है, बीमार दोनों फीमेल नहीं है, बट बीमार फीमेल होने के लिए दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम आया है, मतलब जो फादर से जो एक्स क्रोमोसोम आया है वो भी बीमार होना चाहिए। ठीक है, ये भी डिजीज़ हो और ये इससे जुड़े तो ये भी डिजीज़ आए, जब इस केस में जो फीमेल है वो बीमार होगी। ठीक है, तो इस केस में फीमेल बीमार होगी। बट मेल बनने के लिए हमें एक्स क्रोमोसोम से जो है वाई का जुड़ना होता है। ठीक है, जब वाई वाला गैमेट जो है जुड़ेगा इस एक्स क्रोमोसोम से तब जो है मेल बनेगा। ठीक है, अगर वाई वाला गैमेट इस एक्स क्रोमोसोम जोड़ा तो मेल बनेगा नॉर्मल, अगर इससे जोड़ा तो मेल बनेगा डिजीज्ड। ठीक है भाई, यहाँ मेल है, इसमें डिजीज़ है, ये मेल नॉर्मल है। अब यहाँ डिजीज़ कैसे है, यहाँ ये रिसेसिव क्यों नहीं हुआ भाई, रिसेसिव उसी जगह तो होगा अपने टाइप के क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम हो दूसरा वही तो इस पर डोमिनेट कर पाएगा। ये तो अलग टाइप का क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस पर जो है डोमिनेट करने के लिए इसके जैसा क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इस पर डोमिनेंट कौन करेगा। ठीक है, ये दोनों तो अलग अलग क्रोमोसोम है एक्स और वाई, तो इसलिए यहाँ जो मेल है वो डिजीज़ हो जाता है। इसीलिए ये बात मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ किया है, ये लाइन समझाने के लिए कि यहाँ जो कैरियर फीमेल होती है वो मेल प्रोजेनी में डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर रही होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए जो कैरियर फीमेल है वो मेल प्रोजेनी में डिजीज़ को ट्रांसफ़र जो है कर रही होती है। तो उसके लिए मैंने आपको इतना कुछ जो है समझाया, इस लाइन को समझाने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो अ रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी इज़ शोन इन अ फिगर, जो फिगर नीचे यहाँ एक कैटेगरी दिखाई हुई है फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के लिए डिस्कस विद योर टीचर एंड डिज़ाइन कैटेगरी फॉर कैरेक्टर लिंक्ड टू बोथ ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है भाई, अब वो जो डिजीज़ है वो या तो सेक्स क्रोमोसोम वाले जीन से लिंक्ड हो सकती है या ऑटोजोम्स होते हैं, बाकी जो अलग 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनसे किसी से लिंक्ड हो सकती है, तो वो ऑटोजोम लिंक्ड हो जाएगी, और सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है तो वो सेक्स लिंक्ड डिसीज़ हो जाएगी। फिर वो रिसेसिव है डोमिनेंट है वो चीज़ पता लगा सकते हैं हम। ठीक है भाई, यहाँ चार्ट दिया हुआ है कुछ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस। ए में दिया हुआ है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट के बारे में, एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है किसमें, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि आपने बोन वाले चैप्टर में जो है पढ़ा हो, जो कि 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, ये दूसरा है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट का है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ऑटोजोमल रिसेसिव का है। फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है भाई, और ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव आप समझ सकते हो। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट का मतलब इस ट्रेट का जो जीन है वो पहली बात तो किसी ना किसी ऑटोजोम जो क्रोमोसोम है उस पर प्रेजेंट है, दूसरी बात वो जो है डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, मतलब ये जो है नॉर्मल को दबा देगा, ये डिजीज़ शो कराएगा। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट का मतलब है कि ये जो जीन है इस ट्रेट का वो किसी ऑटोजोम पर प्रेजेंट है, और दूसरी बात ये जो इसका ट्रेट है वो रिसेसिव है, मतलब नॉर्मल जो है इस पर डोमिनेंट कर जाएगा। ठीक है, इसमें जो है बीमारी जब ही हो पाएगी जब जो है दोनों जो है क्रोमोसोम ऑटोजोम जो दोनों हैं
वो दोनों ही जो है डिजीज़ हो, जब ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दिया हुआ है, ऑटोसोमल रिसेसिव का सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, तो यहाँ ये ए जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट का है। इस चार्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये है, पहली बात तो ये मेल है, ठीक है, इसमें कलर नहीं हो रखा, मतलब ये अनअफेक्टेड है, ये बीमार नहीं है। बट जो फीमेल है इसमें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की बीमारी है, ठीक है। और ये कैसी होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होती है, मतलब किसी इसके ऑटोसोम पर वो जीन है जो इस बीमारी को जो है कॉज कर रहा है, ठीक है। और वो जो जीन है वो डोमिनेंट ट्रेट जो है शो करा रहा है, मतलब इस फीमेल का कोई ऐसा होगा ऑटोसोम का पेयर ये है, ठीक है। इस वाले के पास जो है ये वाला, इसके पास जो है बीमारी है, ठीक है। इसके पास वो जीन है जो इस बीमारी को कॉज करेगा, मतलब ये वाला जीन जो है डिजीज्ड है। दूसरा वाला नॉर्मल है। बट यहाँ क्या बात हो रही है, ये जो है डोमिनेंट है, तो ये इस पे जो है डोमिनेट कर जाएगा। तो जो है फीमेल कैसी होगी, फीमेल इसी वजह से फीमेल डिजीज्ड है, ठीक। अब इसकी जो फीमेल के जो गैमेट बनेंगे 50% में तो ये होगा, 50% गैमेट में नॉर्मल ऑटोसोम होगा, ठीक है। दोनों ऑटोसोम पहली बात तो सेम तरीके के होते हैं, ऑटोसोम मेल और फीमेल में दोनों में सेम होते हैं। तो 50% में तो ये होगा, 50% में नॉर्मल होगा, ठीक है। अब जो मेल का जो गैमेट आएंगे, जो मेल के स्पर्म आएंगे वो इससे जुड़ेंगे, ठीक है। अब जो स्पर्म जो हैं इस जो है डिजीज्ड वाले गैमेट से जुड़ेंगे, ठीक है, वो सब जो है बीमार होंगे, ठीक है। तो अगर मेल का जो है एक्स इसके डिजीज्ड वाले एक्स जुड़ा, तो यहाँ जो है जो बिटिया है वो बीमार हो गई, वो जो बेटा है वो बीमार होगा, और यहाँ जो है बिटिया ही बीमार हो गई, ठीक है। यहाँ जो है वो नॉर्मल वाले से जुड़े होंगे, ठीक है, ये नॉर्मल से जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ नॉर्मल से जुड़ा होगा मेल का वाई, तो यहाँ जो बेटा हुआ है वो जो है डिजीज नहीं है। यहाँ जो मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो इसके नॉर्मल एक्स से जुड़ा होगा, तो ये जो फीमेल है वो भी यहाँ नॉर्मल आई है, ठीक है। अब यहाँ इससे जो है जो अनअफेक्टेड यहाँ जो मेल है इससे किसी अनअफेक्टेड फीमेल ने जो है मेटिंग करी, तो जो प्रोजनी है वो सारे अनअफेक्टेड हैं, ये कहते हैं बीमारी है ही नहीं। बट यहाँ जो है अफेक्टेड फीमेल से किसी अनअफेक्टेड मेल ने फिर से मेटिंग करी, तो फिर से जैसे पहले हुआ था पेरेंट्स में, ऐसे ही अब यहाँ जो है वही चीज़ फॉलो होगी। तो ये है भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट समझने का ये यहाँ पर जो है चार्ट दिखाया हुआ है। ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव में एग्जांपल दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है भाई। तो यहाँ क्योंकि ये कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, मतलब ये पेरेंट्स में किसी इंडिविजुअल में होगा इनमें से, ठीक है। ऑटोसोम दोनों के पास सेम है, तो किसी में भी ये होगा, बट ये रिसेसिव है। दूसरा नॉर्मल जो ऑटोसोम है वो उस पर डोमिनेट कर चुका है, ठीक है। तो ये सिर्फ जब ही होगा जब जो है दोनों ऑटोसोम होंगे वो डिजीज्ड हों, सिर्फ उसी केस में ये जो है डिसऑर्डर या जो बीमारी है वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनमें से कोई भी कैरियर हो सकता है, मेल और फीमेल में से, ठीक। इनमें मेटिंग हुई, इनके बच्चे आए, ठीक है, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं इनके, ठीक है भाई। ये आया, ये मेल आए, ठीक, ये मेल आए, ये नॉर्मल आए, मतलब इनमें नॉर्मल आए, मतलब या तो ये कैरियर हो सकते हैं, ठीक है, या इनके ऑटोसोम जो हैं बिल्कुल दोनों जो है नॉर्मल हो सकते हैं, या इनका एक जो है नॉर्मल हो सकता है, एक डिजीज हो सकता है, तो उसकी वजह से ये कैरियर है पर इनमें डिजीज नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ये फीमेल है, ये भी कैरियर हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है, बट ये जो है ये फीमेल और ये मेल, ये जब भी डिजीज हुए हैं इनके जो है दोनों ऑटोसोम इनके
डिजीज़ आए होंगे, इस फीमेल में भी और इस मेल में भी दोनों ऑटोसोम जो हैं डिजीज़ आए होंगे, दोनों ऑटोसोम जब ही ये जो हैं बीमार हुए हैं, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। ये जब ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब जो है दोनों पेयर में वो रिसेसिव होंगे। फिर इसके बाद यहाँ दिखा हुआ है कि यहाँ इनकी जो है दोनों डिजीज़ नहीं है, बट कैरियर ये जो है फीमेल कैरियर हो सकती है। इसे अनअफेक्टेड से कराएंगे तो ये जो है अपने प्रोजेनी में डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सकती है। तो वही चीज़ है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है कलर ब्लाइंडनेस के केस में, ये एक सेक्स लिंक्ड, ठीक है, ये ट्रेट जो है इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है और ये रिसेसिव है। ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो इस कलर ब्लाइंडनेस के वाले डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो आई के जो कोन होते हैं रेड और ग्रीन कोन में जो है देखने में बात करते हैं उनमें जो है डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट आ गया तो इसकी वजह से हमें जो है जिसको ये डिसऑर्डर है उसको डिस्क्रिमिनेट करने में रेड और ग्रीन कलर को मतलब अलग अलग पहचानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी आँखों के जो रेड और ग्रीन कोन है उनमें जो है दिक्कत डिफेक्ट आया हुआ है। तो दिस डिफेक्ट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है भाई। तो हमें अभी अब तक पता चला था ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम से इसका जीन जो है लिंक्ड है। अब कौन सा क्रोमोसोम से लिंक्ड है अब हमें ये भी पता चल गया, तो वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ठीक है। तो फीमेल इसमें जब भी जो है कलर ब्लाइंडनेस होगी जब उसके जो दोनों उसके जो एक्स क्रोमोसोम है, जो उसका पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम का, वो दोनों डिजीज्ड होंगे। उसी केस में सिर्फ फीमेल जो है डिजीज्ड होगी, ठीक है। मेल में जो है अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, अगर वो एक्स क्रोमोसोम उसमें डिजीज्ड आ गया तो मेल जो है अफेक्टेड होगा, मेल जो है डिजीज्ड होगा। तो इसी कारण की वजह से, क्योंकि अब दोनों पेयर ऑफ जो एक्स क्रोमोसोम है वो दोनों डिजीज्ड आना, ठीक है, फीमेल से भी डिजीज आ जाए मेल से भी डिजीज आ जाए, तो ऐसा तो केस बहुत कम होते हैं। तो इसी वजह से जो फीमेल हैं वो बहुत कम जो है डिजीज होती हैं, इसलिए बता रखा है 0.4% ऑफ फीमेल जो है डिजीज होती हैं, जबकि 8% ऑफ मेल्स डिजीज होते हैं। ज़्यादा मेल्स जो हैं इस बीमारी से डिजीज होते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम आना होता है, तो उसे जो है उस पर डोमिनेट करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम मेल के पास होता नहीं, दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है जो कि अलग होता है, ठीक है, तो वो इस पर डोमिनेट करता ही नहीं है। तो उस वजह से 8% जो है मेल डिजीज होते हैं और 0.4% फीमेल डिजीज होती हैं। दिस इज़ बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो जीन है जो रेड और ग्रीन कलर के कोन को जो है उस ट्रेट को एक्सप्रेस कराएगा वो जो है एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास दो होते हैं। तो क्योंकि ये रिसेसिव है तो फीमेल का नॉर्मल वाला डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। फीमेल सिर्फ उसी केस में डिजीज होगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम डिजीज होंगे। द सन ऑफ अ वूमेन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The son of a woman of the gene has 50% chance of being colorblind। तो जो कैरियर वूमेन है, ठीक है, उसका जो सन है उसके जो है 50% चांस होते हैं कि वो कलर ब्लाइंड हो, ठीक है भाई। क्योंकि जो देखो भाई जो कैरियर वूमेन है, ठीक है, उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक डिजीज है एक नॉर्मल है, इसके गैमेट बनेंगे, 50% गैमेट जो होंगे वो डिजीज होंगे, ठीक है, जबकि जो 50% गैमेट होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। अगर जो है मेल का वाई इससे जुड़ा तो मतलब मेल जो है
डिजीज़ आ सकता है। इससे जुड़ा तो है जो मेल नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो इसलिए 50% चांस होता है मेल का कलर ब्लाइंड होने का, उसके सन का कलर ब्लाइंड होने का 50% चांस होता है अगर कैरियर है तो, ठीक है। और अगर डिजीज़ है ना, डिजीज़, तो इसके देखो सारे गैमेट डिजीज़ बनेंगे, मतलब जो मेल है उसका 100% चांस है कि वो जो है उसका जो सन है कि वो कलर ब्लाइंड ही हो। द मदर इज़ नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज़ रिसेसिव। बट मदर भाई खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि उसका जीन जो है रिसेसिव है, दूसरा वाला नॉर्मल उस पर डोमिनेट कर जाएगा। तो भाई देख रहे हो अलग ही काम चल रहा है। दैट मीन्स दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेट नॉर्मल जीन। तो इसका जो है रिसेसिव जीन का जो इफेक्ट है वो सप्रेस हो जाता है मिलते हुए नॉर्मल डोमिनेंट जीन, जो कि मदर के पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होता है, उसकी वजह से इस रिसेसिव जीन का इफेक्ट जो है सप्रेस हो जाता है। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज़ अ कैरियर एंड हर फादर इज़ अ कलर ब्लाइंड। तो भाई डॉटर जब तक जो है कलर ब्लाइंड नहीं होती जब तक उसकी मदर कैरियर या डिजीज हो और फादर कलर ब्लाइंड हो, उसी केस में जो है डॉटर है उसका कलर ब्लाइंड होने का चांस होता है। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ हीमोफीलिया। तो ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। तो हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी, वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, और हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। तो ये भी कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में जा रही है, मतलब ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। सेक्स लिंक तो है ही, ये भी एक्स क्रोमोसोम वाली रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही काम होता है, वैसे ही यहाँ डिजीज़ जो है इनहेरिट होती है जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हो रही थी। हैज़ बीन वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज़ अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ अफेक्टेड, ठीक है भाई। तो यहाँ उस प्रोटीन में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, उस प्रोटीन में दिक्कत आ जाती है जो कि एक प्रोटीन कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स, क्या बताऊँ मैं। तो भाई सीधी बात है, यहाँ उस प्रोटीन में दिक्कत आ जाती है जो कि ब्लड का क्लॉट करने में इफेक्टेड, जो ब्लड क्लॉट कराने में मदद करता है, ठीक है, जो कि रक्त का जमाव कराने में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है आपके जब कुछ छिल जाती है बॉडी में कोई पार्ट या कट लग जाता है कुछ, तो वहाँ पे जो है क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो किसी न किसी प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनकी वजह से वहाँ जो है क्लॉटिंग होती है। बट वहाँ कोई एक सिंगल प्रोटीन होता है जो हीमोफीलिया की जो डिजीज़ होती है उसमें जो है दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग में होने में दिक्कत होती है, क्योंकि उस प्रोटीन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ड्यू टू दिस, इसी वजह से इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अब भाई क्योंकि कट आ गया और वहाँ जो क्लॉट बनने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो क्लॉट बनाने वाला उसमें जो प्रोटीन जो एक ज़रूरी है वो उसमें दिक्कत आई हुई है, ठीक है, तो क्लॉट नहीं बनेगा। तो एक सिंगल कट से ही लगातार जो है ब्लड जो है निकलता रहेगा, ठीक है, वहाँ से जो है ब्लड जो है लगातार निकलता रहेगा। इसलिए होता रखा एक सिंपल सा कट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग करवा सकता है हीमोफीलिया में, जो डिजीज होती है इसमें सिंपल सा कट ही लगातार खून जो है बहता रहता है, सिंपल सा कट लगने वाली जगह से ही। द हेटेरोजाइगस फीमेल यानी कैरियर फीमेल होती है, ठीक है, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, तो यहाँ कैरियर फीमेल है फॉर हीमोफीलिया, मे ट्रांसमिट द डिजीज़ टू सन, वो अपने सन में डिजीज़ को ट्रांसमिट करती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर। तो फीमेल की हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ऐसा कि हमने कलर ब्लाइंड्स में देखा था। बिकॉज द मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एट लीस्ट कैरियर, क्योंकि ऐसा होने के लिए जो फीमेल है उसकी मदर को एटलीस्ट कैरियर तो होना ही होगा, डिजीज हो तो और अच्छी बात है, फिर तो 100% चांस बन जाएंगे फीमेल के डिजीज होने के, बट एटलीस्ट कैरियर तो होना ही होगा
डिजीज होने के लिए, और जो फादर है उसे डिजीज होना होगा। फादर शुड बी हीमोफिलिक, अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए जब भी वह जो है डॉटर डिजीज हो सकती है। द फीमेल पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज़। तो क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज़ की कैरियर थी, तो उन्होंने भाई अपनी इस पीढ़ी में इस डिजीज़ को दान कर दिया। तो ये डिजीज़ सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया में देखी गई, जो कि अपने बच्चों को जो है दान कर रही थी इस डिजीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में। तो कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कोन में दिक्कत आती है, जिससे रेड और ग्रीन कलर पहचानने में दिक्कत होती है। हीमोफीलिया में एक छोटा सा कट जो है लगातार खून बहना की जो है कारण बन सकता है, कि लगातार खून बहने का कारण बन सकता है छोटा सा कट। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि यहाँ जो आरबीसी होती हैं उनकी जनरली बाइकॉन्केव शेप की वो होती हैं, बट सिकल सेल एनीमिया में वो ऐसी सिकल की शेप की हो जाती हैं, ऐसी सिकल की शेप की हो जाती हैं, जिससे वो जो नर्व्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो है अच्छे से फ्लो जो है नहीं कर पाती। ठीक है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन होने में होती है दिक्कत। पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया को। ये है एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है भाई, तो कलर ब्लाइंडनेस और जो हीमोफीलिया है वो दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, मतलब ऑटोजोम वाले क्रोमोजोम से ये इसका जीन लिंक्ड होगा और ये रिसेसिव ट्रेट है। Can be transmitted from parents to the offspring when both the partners are carrier for the gene और हेट्रोजाइगस। ठीक है भाई, ये जब ही जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जब ही बीमार होंगे, जब भी इस जो है डिसऑर्डर से जो है इनमें ऑफस्प्रिंग में जब भी ये डिसऑर्डर होगा जब उनके जो है पेरेंट्स, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही इस बीमारी के एटलीस्ट कैरियर हों। ठीक है, कैरियर हों एटलीस्ट। ठीक है, तो जब दोनों से वो जो है किसी ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे, वो दोनों क्रोमोसोम डिजीज़ वाले आएंगे, क्योंकि ये ऑटोजोम पर हैं, ऑटोजोम दोनों में सेम होते हैं। तो जब दोनों क्रोमोसोम डिजीज़ वाले आएंगे, ठीक है, तो सिर्फ रिसेसिव होंगे, तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जब ये बीमारी जो है होगी। द डिजीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ अलील। ये डिजीज़ एक सिंगल पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होती है, HbA एंड HbS। ठीक है, आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS शो द डिजीज्ड फिनोटाइप। ठीक है भाई, तो HbA जो है जीन वो नॉर्मल है, HbS जीन जो है वो डिजीज्ड है। ठीक है, तो इसके 3 पॉसिबल जीनोटाइप बनेंगे, एक तो HbA हो, ठीक है, एक HbA-HbS हो और एक HbS-HbS हो। ठीक है, तो सिर्फ HbS-HbS वाले केस में ही ये डिजीज़ जो है फिनोटाइपिकली दिखेगी, मतलब जो पर्सन में ये जो जीनोटाइप होगा सिर्फ वही डिजीज होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसी है, ऑटोजोम रिसेसिव है। जब दोनों जीन जो है रिसेसिव होंगे तभी जो है रिसेसिव दिखेगा। ठीक है, हेटेरोजाइगस केस होगा HbA-HbS वाला, तो वो जो इंडिविजुअल है वो कैरियर होगा, बट इस डिजीज़ से अनअफेक्टेड होगा, उसमें ये डिजीज़ नहीं होगी, बट हाँ कैरियर होगा इस डिजीज़ का। ठीक है, एज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। और ये 50% गैमेट में जो है नॉर्मल जीन जो है जाएगा, इसका 50% गैमेट में जो है इसका डिजीज जीन जाएगा, तो इसकी 50% चांस होते हैं अब प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होने के। दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट, जो कि फिगर में नीचे दिखाया हुआ है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, आगे दिखाया हुआ है,
ग्लूटामिक एसिड जिसे डिनोट करते हैं GLU से, बाय वैलिन VAL एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या होता है, ये इफेक्ट कैसे आता है, यहाँ ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है, ये जीन में ऐसा म्यूटेशन हो जाती है कि जो है ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, बट उस ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है कहाँ, 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन की। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, जब जो है RBC जो है नॉर्मल शेप की होंगी, बट उस ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, उसकी बीटा ग्लोबिन चेन होती है जिसकी 6th पोजीशन पे, ठीक है, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, बट उसकी जगह क्या आता है, वैलिन आ जाता है, तब ये डिजीज जो है होती है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन। ठीक है भाई, तो बता रखा है यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है अमीनो एसिड का, किसमें, ग्लोबिन चेन में, बीटा ग्लोबिन चेन में, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की है। ठीक है, इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो प्रोटीन का अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये ग्लूटामिक एसिड और वैलिन जो है अमीनो एसिड है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का जो एक अमीनो एसिड है इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब इसकी जगह क्या आ रहा है, वैलिन आ जा रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि जीन में ही जो है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, उसकी वजह से ये जो है डिजीज़ आई है। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, सिंगल बेस में चेंज कहाँ आ रहा है 6th कोडोन पर। ठीक है, 6th कोडोन पर बीटा ग्लोबिन चेन की, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th कोडोन पर ये जो है सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। ठीक है, वहाँ होना चाहिए कोड GAG। ठीक है, बट यहाँ इस ए की जगह यू आ जा रहा है। ठीक है, तो GUG बन जा रहा है। तो जब पहले GAG था, ये कोड कर रहा था अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, तो इसकी जगह ए की जगह इसमें यू आ गया, मतलब कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गई है, कुछ चेंजमेंट हो गया है जीन में, म्यूटेशन यहाँ हो गई है, ए की जगह यहाँ यू आया है, तो GUG बन गया है। अब जो GUG है ये कोड करता है वैलिन को, ये वैलिन को कोड करता है। ठीक है, अब वैलिन को कोड करता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है हो गई। ठीक है, तो ये होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बीटा ग्लोबिन चेन की 6th कोडन पर ये जो है चेंज होता है, GAG से GUG बन जाता है। ठीक है, होप आप जानते हो GAG और GUG को, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो GAG से GUG बन जाता है, तो ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन की वजह से। ठीक है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle-like structure। इसी म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, इसी म्यूटेशन की वजह से जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, जो चेंज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, वो पॉलीमराइजेशन करता है लो ऑक्सीजन की कंडीशन में, और इसी लो ऑक्सीजन की वजह से जो है RBC की शेप जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होता है वो पॉलीमराइजेशन करता है, ठीक है, लो ऑक्सीजन की कंडीशन में, और इसी कंडीशन की वजह से जो है RBC की शेप जो है बाइकॉनकेव से एलोंगेट हो जाती है, सिकल लाइक हो जाती है, तो ये डिजीज़ जो है हो जाती है। अब हम जो है पीछे वाला डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ GHG होता है, ये पूरा प्रोसेस है कि आप मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लोगे तो आप समझोगे। तो आप बस इतना याद रखो, mRNA में GHG होता है जो कि ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल वाले केस में है।
बट जब इफेक्टेड हो जाती हैं तो GAG से क्या मतलब एक ये क्या आता है, U आ जाता है, ये होता है वेरिएंट बन जाता है, तो ये वेरिएंट को कोड कर रहा होता है, इसलिए यहाँ शेप जो है ऐसे सिकल लाइक हो जाती है और यहाँ नॉर्मल शेप होती है बाइकॉनकेव। तो बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया को। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट थी। उसके बाद हमने सिकल सेल एनीमिया देखा जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। फिनाइलकीटोन्यूरिया देख रहे हैं, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड। तो यहाँ पर भी जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके पास एक ऐसे एंजाइम की कमी होती है। ठीक है, वो किसी जीन को जो है चेंज म्यूटेशन होने की वजह से होता है वो एंजाइम। ठीक है, तो उस म्यूटेशन होने की वजह से उस एंजाइम की जो है कमी हो जाती है। वो एंजाइम क्या करता था, वो एंजाइम कन्वर्ट करता था अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में। ठीक है, तो कोई जीन होता है, ठीक है, जो कि एक एंजाइम बना रहा था। वो एंजाइम क्या करता था, अमीनो एसिड से अमीनो एसिड जो कि जिसका नाम है फिनाइलएलेनिन, उसको टायरोसिन में चेंज कर रहा होता था। बट उस जीन में क्या आ गई, म्यूटेशन आ गई है। उस जीन में म्यूटेशन की वजह से वो फिनाइलएलेनिन जो अमीनो एसिड है उसको टायरोसिन में जो है चेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस जीन में उस एंजाइम में कमी आ गई, क्योंकि उसके जो एंजाइम बना रहा है उस जीन में म्यूटेशन हो गई है। ऐसा रिजल्ट दिस फिनाइलएलेनिन, तो ये फिनाइलएलेनिन क्योंकि अब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि एंजाइम नहीं है, तो ये फिनाइलएलेनिन जो अमीनो एसिड है ये अक्यूमुलेट, ये इकट्ठा होता रहता है और कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, और इकट्ठा होता है और फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता रहता है और अदर डेरिवेटिव्स में भी कन्वर्ट होता है। अक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन, इसका ब्रेन में अक्यूमुलेशन होता है, ब्रेन में इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आती है। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, क्योंकि इसका जो है किडनी एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है अच्छे से, इसका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है किडनी के द्वारा। तो आप इसे भी समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, ये भी ऑटोलोम रिसेसिव ट्रेट है। ब्लड डिजीज़, ये ब्लड डिजीज़ है, ट्रांसमिटेड होती है पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। और कैसी डिजीज़ है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। तो भाई एनसीईआरटी में यहाँ आपको बताई, सिर्फ एक बताई हुई है ऑटोजोम डोमिनेंट डिजीज़ जो कि है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और बाकी सब आपको ऑटोजोम रिसेसिव या एक्स लिंक्ड रिसेसिव बताई हुई हैं। ठीक है, ये जब भी होती है जब दोनों पार्टनर्स जो हैं अनअफेक्टेड कैरियर हों जीन के। ठीक है, दोनों पार्टनर कैरियर हों और हेटेरोजाइगस हों। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। ठीक है, अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस। तो ये इफेक्ट जब ये आता है जब जीन है उसमें या तो म्यूटेशन हो जाए कुछ, या उसमें वो जीन डिलीट हो जाए, तो इसकी वजह से क्या आता है कि जो सिंथेसाइज ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, अल्फ़ा एंड बीटा चेन में से किसी एक चेन में जो है उसकी सिंथेसिस की रेट जो है रिड्यूस हो जाती है, उसकी जो बनने की जो क्षमता है, जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। मतलब वो जो चेन है अब जो है नहीं बन रही होती, वन ऑफ द ग्लोबिन चेन जो है फॉर्म नहीं हो रही होती, क्योंकि जो उसे फॉर्म करने वाला जीन था वो या तो म्यूटेट हो गया है, चेंज हो गया है, या कुछ उसमें डिलीशन हो गया है। दैट मेकअप हीमोग्लोबिन, अब भाई हीमोग्लोबिन मदद कर रहा है वो चेन, क्योंकि एक चेन ही नहीं बननी तो हीमोग्लोबिन कहाँ से बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या आता है, दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसकी वजह से जो है अल्फ़ा बीटा चेन से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनना चाहिए, अब एक चेन जो है बन नहीं रही, तो हीमोग्लोबिन क्या बनेगा, बेकार सा हीमोग्लोबिन जो है मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, रिजल्टिंग इनटू एनीमिया। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म हो रहा तो एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी, खून की कमी की कंडीशन आ जाएगी, विच इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़, जो कि इस डिजीज़ का करेक्टरिस्टिक है कि इसमें क्या आती है, खून की कमी आती है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, उसमें खून की कमी नहीं होती थी, वो उसकी जो है क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, तो उसमें क्वालिटी ख़राब हो रही थी, इसमें क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है,
थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज़ अफेक्टेड। ठीक है, तो थैलेसीमिया उस बेसिस पर क्लासीफाई है कि हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल की कौन सी चेन जो है अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अल्फ़ा थैलेसीमिया में जाहिर सी बात है अल्फ़ा चेन अफेक्टेड होगी। प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन चेन इज़ अफेक्टेड, यहाँ जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन होती है उसका प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है। अल्फ़ा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन। ठीक है, 2 क्लोजली जीन की वजह से ये जो है अल्फ़ा थैलेसीमिया लिंक्ड होती है। वो होते हैं HbA1 एंड HbA2, जो कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम 16 पे होते हैं। तो आपको याद रखना है अल्फ़ा थैलेसीमिया किसकी वजह से कंट्रोल होती है, 2 जीन की वजह से कंट्रोल होती है, HbA1 एंड HbA2, जो कि क्रोमोसोम 16 पर होते हैं ऑफ ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट्स में। इट इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स। ठीक है भाई, तो यहाँ एक क्रोमोसोम पे जो है 2 जीन है जो कि क्लोजली लिंक्ड हैं, मतलब यहाँ लिंकेज हो रखी है इनमें HbA1 और HbA2 में। ठीक है, तो 2 पेरेंट्स से 2 क्रोमोसोम है, तो ऐसे 4 जीन हो गए। तो इनमें से ये जो है किसी में डिलीशन हो गया, ठीक है, 1 एक में, किसी या 2 में, एक से ज़्यादा में डिलीशन हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गया, तो उसकी वजह से ये जो है अल्फ़ा थैलेसीमिया होती है। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। जितने ज़्यादा जीन जो है अफेक्ट होंगे, 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 है, तो जितने ज़्यादा जीन अफेक्ट होंगे उतना जो है लेस अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। जबकि बीटा थैलेसीमिया होता है वो कंट्रोल होता है सिंगल जीन की वजह से। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया किसकी वजह से कंट्रोल होता है, सिंगल जीन की वजह से कंट्रोल होता है, दैट इज़ HBB, जो कि क्रोमोसोम 11 पे होता है। HBB जो कि क्रोमोसोम 11 पे होता है ईच पेरेंट के। अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन्स। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम पे एक एक है, ठीक है, क्रोमोसोम 11 पे, और ये किसके होता है, म्यूटेशन होता है, किसी एक जीन में म्यूटेशन आ जाए या दोनों जीन में म्यूटेशन आ जाए, उसकी वजह से ये जो है बीटा थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से अलग है। दैट द फॉर्मर इज़ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। ठीक है, जो पहला वाला था वो है पहला वाला, मतलब ये थैलेसीमिया की बात हो रही है। जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब यहाँ क्वांटिटी ही कम हो जा रही है, हीमोग्लोबिन कम फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं यहाँ। वाइल जी लेटर, मतलब जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, उसमें क्वालिटी ख़राब आ रही थी, उसमें खून की कमी नहीं हो रही थी, बट जो खून के अंदर जो RBC हैं उनकी जो है शेप ख़राब आ रही थी, जिसकी वजह से वो अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा था, तो वो क्वालिटी ख़राब हो रही थी। यहाँ क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। ठीक है, यहाँ एक इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन सिंथेसाइज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम शुरू करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को। तो हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर ख़त्म कर लिए हैं, अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ते हैं। तो भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या था कि जो है जीन में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, जो क्रोमोसोम पर जीन होते हैं उनमें दिक्कत आ रही थी और उनमें कुछ म्यूटेशन हो रही थी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, यह एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है क्रोमोसोम की, यहाँ क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। यहाँ क्रोमोसोम की एब्सेंस होती है या क्रोमोसोम एब्सेंस हो, कोई क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, या किसी की एक्स्ट्रा कॉपी होगी या कुछ एबनॉर्मल अरेंजमेंट होगा क्रोमोसोम का। यहाँ क्रोमोसोम पर बात चल रही है, इसलिए ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। तो क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, जिसकी वजह से या तो एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की गेन हो जाती है या लॉस हो जाती है, तो इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एग्जाम्पल के लिए डाउन सिंड्रोम यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है, रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21।
यहाँ जो क्रोमोसोम 21 है उसकी एक और एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, ठीक है भाई। तो क्रोमोसोम 21 की एक और कॉपी आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, डाउन सिंड्रोम डिजीज़ जो है हो जाती है, क्योंकि जो क्रोमोसोम 21 है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। सिमिलरली जो टर्नर सिंड्रोम होता है वहाँ क्या होता है, रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। वहाँ टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ह्यूमन फीमेल जो है बनने जा रही होती है, मतलब उसमें पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, बट वहाँ क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम लॉस कर जाता है, मतलब क्या रहेगा, ये एक्स ओ रह गया, ठीक। मतलब यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम लॉस कर गया, एक एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, ठीक। तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम रह जाता है, एक क्रोमोसोम जो है लॉस हो गया, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो, टीलोफेज की स्टेज जब सेल डिवीज़न होती है उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो, मतलब जो है सेल जो है अब अलग अलग दो सेल में नहीं बटे, उनके अंदर जो है उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डिवाइड कर गया, बट सेल डिवाइड नहीं करे, जिसकी वजह से क्या होता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाते हैं, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ क्या एक दो क्रोमोसोम से नहीं खेला जा रहा है कि एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, ये एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, ठीक है। जैसे यहाँ क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई तो डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो गया तो टर्नर सिंड्रोम हो गया। यहाँ पूरा का पूरा सेट जो है इंक्रीज कर जा रहा है क्रोमोसोम का, तो इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ये कंडीशन हमें सिर्फ प्लांट में देखने के लिए मिलती है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज़ 46। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, ठीक है। समटाइम्स दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल। तो ऐसा कभी कभार बहुत रेयरली होता है कि एक एडिशनल कॉपी आ जाए इंडिविजुअल में किसी क्रोमोसोम की। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल में जिसकी वजह से क्या हुआ, मे लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से किसी पेयर में से कोई क्रोमोसोम कम हो जाए, ठीक है। दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी, ठीक है। तो क्या होता है, दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है भाई। तो भाई ये एक पेयर है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई किसी क्रोमोसोम की, ठीक है। किसी क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, लो, इस क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, तो ये 3 बन गए, तो ये ट्राइसोमी कंडीशन आ रही है, ट्राइसोमी कंडीशन आ रही है। बट अगर ये पेयर है, इसमें ये वाला क्रोमोसोम ये डिलीट कर जाए, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम ये डिलीट कर गया, ठीक है, तो एक रह गया, ठीक है, तो ये आ गई मोनोसोमी कंडीशन, ये मोनोसोमी कंडीशन आ गई। तो वैसी बता रखी है कि लैक कमी होने से या गेन होने से जो है ट्राइसोमी और मोनोसोमी क्रोमोसोम की कंडीशन जो है आती हैं। आगे बढ़ते हैं। सच अ सिचुएशन लीड्स टू वेरियस सीरियस कंसिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल, ठीक है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट कर जा रहा है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में भी ऐसा होता है, हम आगे देखेंगे। इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम सबसे पहले डाउन सिंड्रोम को। तो the cause of this genetic disorder in the presence of an additional copy of the chromosome number 21। तो इसमें ट्राइसोमी कंडीशन आती है क्योंकि एक एडिशनल कॉपी जुड़ चुकी है। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई लैंगडन डाउन। तो इसको सबसे पहले लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया, तो भाई अपने नाम पे ही इस डिसऑर्डर का नाम रख दिया। 1866 में द इफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, ठीक है भाई, शॉर्ट स्टेचर्ड होता है इफेक्टेड इंडिविजुअल का, स्मॉल छोटा और राउंड हेड होता है, फरो टंग होती है, पार्शली ओपन माउथ होता है, पाम जो होता है, पंजा जो होता है वो ब्रॉड होता है, एंड करेक्टराइज्ड बाय पाम क्रीज,
फिजिकल साइकोमोटर होता है, दिमागी संतुलन हिला होता है, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये होता है कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो भाई टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम जो है कम हो गया। ठीक है, यहाँ जो है ये मेल बनने जा रहा था, मतलब एक्स वाई होता, बट यहाँ एक और एडिशनल कॉपी आ गई एक्स क्रोमोसोम की, तो ट्राइसोमी कंडीशन हो गई, यहाँ डबल एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। रिजल्ट इन अ कैरियोटाइप ऑफ 47, यहाँ 47 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि क्रोमोसोम की जो है एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, एक्स एक्स वाई। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, क्योंकि भाई मेल बनने जा रहा था तो पूरा मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, और जबकि एक और एक्स क्रोमोसोम आने की वजह से फेमिनिन डेवलपमेंट हुआ था, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाती है, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं इसे। ठीक है, सच इंडिविजुअल आर स्टर्ड, ऐसे इंडिविजुअल बांझ होते हैं, मतलब ये आगे जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बच्चा पैदा नहीं कर सकते। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, फीमेल बनने जा रही होती है बट एक एक्स क्रोमोसोम कमी होती है। ठीक है, एब्सेंस हो जाती है 1 एक्स क्रोमोसोम की, इसकी वजह से 45 क्रोमोसोम बचते हैं, एक्स ओ टाइप जो है बचते हैं, मतलब ओ माने एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम। सर ऐसी फीमेल जो है स्टेराइल होती हैं, वो भी बांझ होती हैं, ओवरीज रूडिमेंट्री होती हैं, बिसाइड्स अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, और अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर की भी यहाँ कमी होती है। भाई डायग्राम देखते हैं और चैप्टर होता है आपका एंड। ठीक है भाई, तो यहाँ दिखाया हुआ है और फिगर दिखाया हुआ है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का। तो भाई ये फ्लैट बैक हेड, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर, टिप्स पे कई लूप हैं, पाम क्रीज है, ब्रॉड फ्लैट फ्रेज, बिग एंड रिंकल टंग, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, पार्शली ओपन माउथ है। ये यहाँ क्रोमोसोम का जो पैटर्न दिखाया हुआ है पेयर में देख सकते हो आप। यहाँ ये दिखाया हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर का ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन इन ह्यूमन। ए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, बी टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, यहाँ टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये फीमेल बनने जा रही होती है, एक्स एक्स होने जा रहा होता है, बट एक एक्स जो है डिलीट हो जाता है, ये एक्स डिलीट हो गया, एक एक्स डिलीट हो गया, तो एक्स ओ टाइप का यहाँ जो बन गया। यहाँ जो है 46 क्रोमोसोम में से 45 क्रोमोसोम जो हैं बचे हैं। ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। इसमें शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, अंडर डेवलप फेमिनिन करेक्टर होते हैं, फीमेल बनने जा रही होती है बट अंडर डेवलप करेक्टर रह जाते हैं। यहाँ ये दिखाया हुआ है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को, ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। ये भाई साहब यहाँ मेल बनने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो एक और एक्स आ जाता है जिससे और फीमेल की प्रॉपर्टी आ जाती है, ये गायनेकोमेस्टिया वाली प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर। और ये दोनों जो हैं स्टेराइल होते हैं, दोनों बांझ होते हैं, दोनों में जो है दोनों आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये टॉल स्ट्रेचर होते हैं, फेमिनाइज करेक्टर होता है इनका। तो इसके साथ ये होता है चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।